भाई जी एनआरसी के बारे में बताइए थोड़ा। एनआरसी मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, राष्ट्रीय नागरिकता का एक रजिस्टर बनाने का कार्यक्रम है वो। तो थोड़ा पैर लंबे करके बैठ जाओगे। वैसे तो अपने देश में ऐसा कुछ सभी नागरिकों के लिए है नहीं, पर ये असम से इसका जन्म हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया असम सरकार को कि वहां पर नागरिकों का एक पूरा विधिवत पंजीयन बनाया जाए, और उसके लिए उसने एक नियुक्ति भी की थी वहां के इसके रजिस्ट्रार के लिए, उसके प्रमुख की, एक IAS अफसर को। पर ये कि असम चूंकि पूरा ट्राइबल स्टेट था, बहुत जमीन थी वहां पर, विरल पॉपुलेशन थी, ट्राइबल लोग जैसे रहते हैं अलमस्त रहते हैं, अपनी सादी सीधी प्रकृति से जुड़ी हुई जिंदगी जीते हैं, भौतिकता से उनका वास्ता बहुत कम होता है। तो वहां पर जंगल भी बहुत थे। तो ये मुस्लिम लीग ने असम को निशाना बनाया। असम एकमात्र ऐसा इलाका रहा भारत का जहां पर कभी मुस्लिम राज्य नहीं पहुंचा। मतलब ब्रह्मपुत्र कोई भी मुगल आक्रांता, मुस्लिम आक्रमणकारी कभी पार नहीं कर पाया। एक बार कोशिश की थी तो लाचित बड़फुकन ने उनको वहीं पर मतलब ब्रह्मपुत्र में डुबो के ही सबको विदा कर दिया था। अब ये 1920 के लगभग समीउल्लाह खान नाम के एक मुस्लिम लीग के नेता थे वहां के, बंगाल के। उनने नारा दिया था अधिक अन्न उपजाओ। बोले असम में अनाज कम होता है तो इस इलाके में अनाज की पैदावार बढ़ानी है। ऐसा एक उनने लुभावना नारा दिया और कहा कि इसके लिए बांग्लादेश से, जहां आबादी ज्यादा है, लोग आए यहाँ। और बड़ी संख्या में मुस्लिमों का वहां आना शुरू हुआ। जमीनें थीं, भोले भाले ट्राइबल लोग थे, उनकी जमीनें अलग अलग तरीकों से वो लेते गए और वो संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई। और आजादी के समय तक उनकी रिमार्केबल, एक ध्यान देने लायक आबादी इतनी हो गई थी कि उस समय भी वहां पर मुस्लिम लीग ने मांग करी थी कि असम को और पाकिस्तान में शामिल कर दिया जाए। पर चूंकि वहां के जो असमिया नेता थे कांग्रेस के, आजादी के आंदोलन के, मेरे ख्याल से गोपीनाथ जी बरदोलाई थे, उनने इसका और प्रबल विरोध किया और वो असम और पाकिस्तान में जाने से बच गया। पर गोपीनाथ जी उसको लेके सतर्क थे और जब वो पहले मुख्यमंत्री बने असम के स्वाधीनता के बाद, तब उन्होंने इसको मुद्दे को उठाया था
और उनने कहा था कि असम में एनआरसी, मतलब एनआरसी की बात 1951 में सबसे पहले गोपीनाथ जी ने करी थी कि एनआरसी ये बनना चाहिए एक नागरिकता का रजिस्टर, कि आखिर यहाँ के कौन है, कौन बाहर से आए हैं। पर कांग्रेस के अंदर जो मुस्लिम नेता थे, वहां की जो विधायक काफी बन चुके थे तब तक, उनने विरोध किया और उनकी बात रह गई। बाद में वहां की तीसरे मुख्यमंत्री विमला प्रसाद जी थे, उनने भी इस मुद्दे को उठाया था, पर फिर वही वोट बैंक की राजनीति ने उसको फिर ठंडा कर दिया। पर वो बढ़ते बढ़ते समस्या इतनी गंभीर हो गई कि कई लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों में और हिंदू अल्पमत में आ गए और घुसपैठिए जो थे ये बहुमत में आ गए। तो जब 1978 में इसका हल्ला हुआ तो वहां के छात्रों ने इसके खिलाफ एक फोरम बनाया आसू नाम का, और उसने एक छात्र आंदोलन किया जो असम का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, मतलब भारत का ही सबसे बड़ा और आंदोलन हुआ वो एक छोटे से इलाके में। और उसमें काफी हिंसा भी हुई। सरकार ने, केंद्र सरकार जब वो इंदिरा गांधी की बन गई थी, उनने काफी जिद भी की उसमें, जबरदस्ती जनता के विरोध करने के बाद भी, मतलब उनने वहां चुनाव करा दिया पूरे असम का। इनने विरोध किया था कि पहले यहाँ पर विदेशियों को बाहर निकालो, छात्रों की मांग थी, और फिर वहां चुनाव कराए जाए, लेकिन इनने करा दिया। छात्रों ने चुनाव के बहिष्कार का आह्वान किया और जनता ने बहिष्कार किया। उसमें बहुत हिंसा भी हुई, बहुत लोग मरे उसमें। वो असम का सबसे, समझ लो, बुरा वक्त था। बताते हैं कि इतना तगड़ा बहिष्कार था कि 2-2% वोट भी गिरे थे। हाँ, 500, 800, 1000 ऐसे वोट भी गिरे कई सीटों पर। मतलब कुछ मतदान केंद्रों पर तो लोग गए ही नहीं। मेरे ख्याल से मुस्लिम ही गए होंगे, बाकी हिंदू तो गए ही नहीं। तो ये उस चुनाव में एक बहुत भयावह हिंसा हुई का ज्यादा प्रभाव हो जाता है, तो उनके अंदर कुछ राजनीतिक इच्छाएं भी पैदा हो जाती हैं। सरकार ने पैदा भी की, और उन छात्रों के आंसू के साथ केंद्र सरकार ने एक त्रिपक्षीय समझौता किया, असम सरकार, केंद्र सरकार और आसू, और जिसमें उन्होंने असम समझौते के नाम से जाना जाता है, जिसमें उनने निर्णय कर दिया कि 1971 के बाद आए लोगों को हम विदेशी मानेंगे और उनको बाहर जाना पड़ेगा, जबकि छात्रों की मांग थी कि 1951 के बाद आए लोगों को विदेशी माना जाए। मूल मांग थी आंदोलन की कि 51 को एक, और हाँ, एक रेखा मान ली जाए कि उसके बाद का हर आदमी आया हुआ असम में विदेशी माना जाएगा। पर वो इनको जल्दी थी, छात्रों की प्रभाव बढ़ गया था और उनको लगा कि अब अपन इस मुद्दे पर, जनता हमारे साथ है और सत्ता में आ सकते हैं। उन्होंने समझौता कर लिया, और केंद्र सरकार की तरफ से भी पीछे से लालच ही दिया गया था कि यार तुम सत्ता में आ जाओगे, चुनाव लड़ लो, तुम चुनाव तो हो जाने दो। और हुआ भी ये। असम गण परिषद उन छात्रों ने बनाई। प्रफुल्ल कुमार महंत उसके नेता थे, भृगु कुमार फूकन भी थे दूसरे नंबर के, और चुनाव हुए, वो जीत भी गए। पर एक 20 साल का जो फासला हो गया घुसपैठियों का, 71 और 51 का, उसमें आधे घुसपैठिए तो अब वहीं बैद हो गए समझौते की गड़बड़ी से। बाकी 71 के बाद के लोगों की पहचान करना थी, उसके बारे में किसी ने बहुत गंभीरता से ध्यान नहीं दिया, और वो फिर सत्ता के संघर्ष में पार्टी बन गए वो लोग, और कभी भी विदेशियों को निकालने का गंभीर प्रयास हुआ नहीं। फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मांग उठाई गई कि प्रवासियों के पहचान के लिए, घुसपैठियों के, और एनआरसी की मांग मेरे ख्याल से आडवाणी जी ने सबसे पहले, जब वो अध्यक्ष थे तब उनने एनआरसी का फिर से उठाया था मुद्दा, और फिर वो आखिर में और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, और वो एनआरसी का हुआ काम। और एनआरसी में कहा गया कि 71 के बाद के नागरिकों को का एक पहचान का रजिस्टर बनाया जाए, सूची बनाई जाए भारतीय नागरिकों की। अब उसमें एक समस्या सबसे बड़ी खड़ी हो गई थी कि भारत में अभी तक ये व्यवस्था थी
कि कोई भी घुसपैठिया है, उस घुसपैठिए को ये साबित करना है कि मैं भारत का नागरिक हूं। इनने क्या कर दिया, सबसे बड़ी समस्या शुरुआत वहां गड़बड़ी हो गई। इनने कर दिया कि आपको साबित करना है कि यह विदेशी है। ये जिम्मेदारी इनने और असम की सरकार पे डाल दी। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, हाँ, बर्डन ऑफ प्रूफ इनने अपने ऊपर ही ले लिया, भारत ने अपने ऊपर, जबकि ये तो हमेशा आरोपी को सिद्ध करना होता है विदेशी को। अभी तक का जो नियम था भारत में नागरिक घुसपैठ का, कि घुसपैठियों को साबित करना है कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ। तो ये एक यहाँ से प्रॉब्लम शुरू हुई। तो 1971 के बाद के पहचान में भी ऐसा हुआ कि जब आखिरी उसकी अभी 2 साल पहले सूची प्रकाशित हुई, संख्या का आंकड़ा आया, तो उस आंकड़े में जो 80 लाख लोग उसमें आ रहे थे कि जिनका होना था, वो करीब करीब सब लोग, एक मेरे ख्याल से 10-12 लाख वो संख्या आई है, जो असम के लोग अपने आप को एनआरसी में साबित नहीं कर पाए अपनी नागरिकता। असम के सारे लोगों ने अपने आप को नागरिक बता दिया है। उनने अपने पंचायत से लेके सभी दफ्तरों से कागज बनवा लिए फर्जी, भ्रष्टाचार के चलते। केंद्र में भी भाजपा की सरकार थी हालांकि, और मांग को करने वाली, और राज्य में भी थी, फिर भी वो एनआरसी में सभी लोग शामिल हो गए। और आखिर में जो साबित हुआ कि उसमें भी जो एनआरसी में विदेशी साबित हुए, मतलब अपने आप को साबित नहीं कर पाए, उसमें आधे हिंदू और आधे मुस्लिम। तो वो एनआरसी की पूरी जो कसरत है उसका कोई मतलब ही नहीं निकला। सारे के सारे लोग आज असम में, अब हमको ही मिला था, वो एक स्टीमर पे हम जा रहे थे, ब्रह्मपुत्र पार कर रहे थे गुवाहाटी में, हमारी बातचीत हुई। वो एक कारपेंटर था, मैंने पूछा नाम, उसने बताया मुस्लिम नाम था। मैंने कहा तुम लोग कहाँ से यहाँ आए पूर्वज? बोले हम तो यहीं के। मैंने कहा असम में तो कोई नॉन ट्राइबल था ही नहीं कभी। नॉन ट्राइबल कोई भी होगा वो बाहर से आया होगा। तो तुम किस जिले से आए हो जरा बताओ। बोले नहीं हम तो यहीं के, और मेरे पास एनआरसी है। उसने बड़े दावे से कहा, बड़े अभिमान के साथ, कॉन्फिडेंस है कि हमारे पास एनआरसी है। तो आज हमारी इस एनआरसी की प्रक्रिया ने सारे घुसपैठियों को आज विधिवत, वो आज डंके की चोट पे बोल रहा है कि हम भारत के नागरिक वैध तरीके से। तो ये एक उससे एक नई समस्या खड़ी हो गई। पहले तो वो डर के रहता था, आज तो वो निडर हो गया विदेशी घुसपैठिया हमारे यहाँ पे। तो एक पूरी की पूरी प्रक्रिया में, और जो गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ समझौते के समय आधी गड़बड़ हो गई, और आधी गड़बड़ मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने और उस समझौते के 51 से 71 पे ढकेल दिया। और एक करप्ट शासन ने, शासन तंत्र ने, और इस पूरी प्रक्रिया में पैसे देकर और भ्रष्टाचार से वो पूरे के पूरे जो घुसपैठिए हैं उनने अपने आप को नागरिकता के रूप में दिखा दिया। आज असम में 35% से ज्यादा ही होंगे मेरे ख्याल से, और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। और दुर्भाग्य से आज वो सब भारत के नागरिक, अभी बस मतलब उसका जो नोटिफिकेशन है केंद्र सरकार के जो रजिस्ट्रार जनरल होते हैं, वो अधिकृत रूप से, वो रजिस्ट्रार अभी जारी करेंगे, वो अधिकृत रूप से जारी करेंगे। अधिकृत रूप से सारे के सारे लोग नागरिक होने वाले हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जिनने इसकी मांग करी थी, आंसू वाले, वो भी इस पर आपत्ति नहीं ले रहे हैं कि भाई इसकी जांच होना चाहिए कि कैसे सारे घुसपैठ, मतलब भारत का एक बहुत बड़ा घोटाला है ये तो, कि कैसे 1 करोड़ के लगभग लोग और आधी गणेशी, मतलब राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने और उस समझौते के 51 से 71 पे ढकेल दिया। और एक करप्ट शासन ने, शासन तंत्र ने, और इस पूरी प्रक्रिया में पैसे देकर और भ्रष्टाचार से वो पूरे के पूरे जो घुसपैठिए हैं उनने अपने आप को नागरिकता के रूप में दिखा दिया। आज असम में 35% से ज्यादा ही होंगे मेरे ख्याल से, और बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। और दुर्भाग्य से आज वो सब भारत के नागरिक, अभी बस मतलब उसका जो नोटिफिकेशन है केंद्र सरकार के जो रजिस्ट्रार जनरल होते हैं, वो अधिकृत रूप से, वो रजिस्ट्रार अभी जारी करेंगे,
वो अधिकृत रूप से जारी करेंगे। अधिकृत रूप से सारे के सारे लोग नागरिक होने वाले हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जिनने इसकी मांग करी थी, आंसू वाले, वो भी इस पर आपत्ति नहीं ले रहे हैं कि भाई इसकी जांच होना चाहिए कि कैसे सारे घुसपैठ, मतलब भारत का एक बहुत बड़ा घोटाला है ये तो, कि कैसे 1 करोड़ के लगभग लोग, विदेशी लोग, अपने आप को एनआरसी में दर्ज करा लेते हैं। घोटाला है बहुत बड़ा। कैसे भ्रष्टाचार हुआ, पूरे उसकी फिर से जांच होना चाहिए एक दस्तावेज की। इसकी मांग ना तो वो आंसू वाले कर रहे हैं, ना वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ना कोई हमारे राष्ट्रवादी संगठन कर रहे हैं। कि आखिर वो अफसर जो प्रतीक हजेला था, जो इसका इंचार्ज था, वो, उस पर आरोप भी लगे थे भ्रष्टाचार के, उसको हटाया भी गया। ना ईडी ना सीबीआई कोई आ रही उसकी जांच करने के लिए। तो नाम सीएजी ने भी लिया है, हाँ, कैग की रिपोर्ट में भी। सीएजी की जो रिपोर्ट है कैग की, उसने क्लियर कहा है 230 करोड़ रुपए का इसमें घोटाला हुआ। तो इसकी कोई अभी तक ना ईडी उसके पास गई, ना सीबीआई गई, ना कोई राजनीतिक मंच से उसकी आवाज उठ रही है। पूरे देश में जाकर वहां के जो मुख्यमंत्री है हेमंत विश्व शर्मा, जाकर और राष्ट्रवाद पर और हिंदुत्व पर भाषण देते हैं, पर अपने असम के बारे में, जो इतना बड़ा वहां पर एक बहुत बड़ा, मतलब देश के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है ये असम में, उस पर वो कोई बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम असम गए थे तो वहां का हमने माहौल भी देखा। बंगाल का भी वैसे ही का वैसा है। अब बंगाल में आप मांग करते हो कि एनआरसी यहां पर करो, बीजेपी बंगाल में मांग कर रही। अरे भाई, पहले जो वहां पर असम में गड़बड़ होगा उसको तो ठीक कर लो आप, नहीं तो फिर यहाँ पर आज तो वो आशंकित भी है विदेशी लोग, फिर वो निश्चिंत हो जाएंगे असम जैसे। इसलिए किसी भी स्थिति में, और वो रजिस्ट्रार को रोकना चाहिए उसके अंतिम प्रकाशन से, और इस पूरे घोटाले की, उसमें अफसरों की भूमिका की भी और पूरे शासन तंत्र की भूमिका की जांच होना चाहिए कि कैसे 1 करोड़ लोग अपने आप को और भारत के नागरिक के रूप में विधिवत दर्ज करा लेते हैं। वास्तव में तो मांग, असम का जो समझौता हुआ था राजीव गांधी की अध्यक्षता में, उस असम समझौते पर भी पुनर्विचार होना चाहिए। वो समझौता खारिज होना चाहिए और आजादी के बाद आए हुए हर आदमी को विदेशी माना जाना चाहिए और इसकी पूरी की पूरी कसरत फिर से होना चाहिए। इसको किसी भी रूप में मंजूर नहीं करना चाहिए। असम की सरकार ने भी, भारत की सरकार ने भी और देश के सभी राष्ट्रवादी लोगों ने इस असम की पूरी इस कसरत को सिरे से खारिज करना चाहिए और इसके लिए जरूरत पड़े तो संविधान में संशोधन भी करना चाहिए। हाँ, मतलब ये जो आर्थिक गड़बड़ियां हैं, भ्रष्टाचार है, उसके कारण किया हुआ एक प्रकार का राष्ट्र के साथ अपराध माना जाएगा, क्योंकि सीधे सीधे राष्ट्रीयता से जुड़ा हुआ मामला है। 1 करोड़ मुस्लिम घुसपैठिए यदि अपने देश में बैठ जाते हैं वैध होकर के, तो वो असम का भविष्य ही पूरा का पूरा एक प्रकार से खतरे में आ रहा है। हाँ, भविष्य में तो यही होना। और दूसरा क्या रहता है कि इट इज नॉट, ये तो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, राजनीति चेंज होगी। और हम समझते हैं आज असम में समस्या जो है, तो आगे चल के क्या होने वाला है। जैसे कश्मीर में मुश्किल होती है, सेना के भरोसे ही हम आज कश्मीर को संभाले हुए हैं। सेना नहीं, वहां से हटा दीजिए आप, तो आज कश्मीर की स्थिति किसी के हाथ में नहीं रहेगी। तो कल असम का भी ऐसा ही हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट में वैसी समस्याएं बहुत ज्यादा है, मणिपुर हो, चाहे मिजोरम हो, चाहे नागालैंड हो। धर्म परिवर्तन के कारण वो ईसाई बहुल हो चुके हैं और इसलिए विदेशी प्रेरित आतंकवाद के बड़े ही आसान शिकार हो जाते हैं वो। ऐसा ही का ऐसा ही है, असम का माहौल बन रहा है। तो ये एक देश के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति है। इसको तुरंत ध्यान देना चाहिए सभी ने, सब अपने मतभेदों से ऊपर उठ करके और राजनीतिक अपनी उलझनों से ऊपर उठ करके देश हित में इसके लिए आगे आना चाहिए सबको। आज हेमंत जी आए हैं, कुछ बोला है उन्होंने ये जमशेदपुर में भाषण दिया है, क्योंकि वहां पर झारखंड में अभी विधानसभा के चुनाव हैं, तो एनडीए के प्रत्याशियों के नामांकन पर वो गए
और जमशेदपुर में उन्होंने असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत विश्व शर्मा, जो कांग्रेस से आए हुए हैं, और इन्हीं की सिफारिश पर वो जो प्रतीक हजेरा था उसको नियुक्त किया था, इसका जो एनआरसी का प्रमुख। इनने बोला है देश के हर कोने में जहां जहां बाबर बसे हैं, हेमंत बोलते हैं, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर लात मारकर देश से बाहर भगाया जाएगा। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोट बैंक के लिए बुलाया जाता है। हेमंत सोरेन की सरकार ने घुसपैठियों को यहां से भगाने के लिए कुछ नहीं किया। हमारी सरकार बनेगी तो हम उनको लात मार मार कर झारखंड से बाहर निकालेंगे। ये हेमंत ने कल वहां पर बोला है। अब आप बताइए, वो हेमंत शर्मा बोल रहे हैं जिनके असम में इनके रहते हुए 1 करोड़ लोग बांग्लादेशी लोग। ये तो बताएं जरा कि वहां असम में क्या किया है इनने, पहले कितने बाबरों को लात मार के इन्होंने बाहर निकाला है वहां पर। तो ये जनता को और पूरे देश को ये तो भ्रमित करने का प्रयास है। वास्तव में ये अपराध कर रहे हैं हेमंत विश्व शर्मा देश के साथ। और ये ऐसे राजनेताओं को किसी भी स्थिति में किसी भी पार्टी ने बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इनको किनारे ही करना अच्छा है।